Chapter number 14, chemical effects of electric current. So guys, you or your elders might have questioned you against touching an electrical appliances with wet hands. आपने देखा होगा कि आपको बोला होगा, आपने बड़ों से सुना होगा कि गीले हाथों से स्विच बोर्ड को टच नहीं करना है, स्विच को टच नहीं करना है. वाई इट इज़ सो डेंजरस? बिकॉज वाटर मॉइस्चर जो होता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जब आप इस गीले हाथों से स्विच को टच करते हैं, हो सकता है कि वो पानी आपके हाथों से बहते हुए स्विच के अंदर जाए, और हो सकता है कि वहाँ से जो करंट है वो फ्लो होते हुए आपके हाथों तक आए, और इट विल बी डेंजरस इफ़ यू आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दैट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आने से आपका मतलब एक एक्सीडेंट हो सकता है. So we have learnt earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity. आप जानते हैं हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए, एंड बैड कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. जैसे आप ये आयरन के स्टील हैं, एल्यूमिनियम के आई थिंक, उससे आप वायर को टच करके देखें, देन यू फील दैट शॉक. और आप इसके टच करके देखें लकड़ी से, तो पता चलता है कि दिस वन इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वुड इज़ बैड कंडक्टर. आप लकड़ी से टच करेंगे वायर को कुछ नहीं होगा, लेकिन आयरन रॉड ले ले, एल्यूमिनियम का रॉड ले ले, फिर टच करके देखें, कहीं टच करने लायक नहीं बचेंगे आप. ठीक है. सो इन क्लास 6 वी made a tester to test whether a particular material allow the electric current to pass. आपने देखा था एक टेस्टर आपने बनाया था, एक सिंपल सा टेस्टर होता है. मतलब आपको एक सर्किट बनानी है, एक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, सेल और बल्ब को कनेक्ट कर देना है एक एंड से, और बाकी सेल का दूसरा एंड जो है वो, और तो आपने सेल के एक एंड को बल्ब के एक एंड से टच कर देना है, फिर सेल के दूसरे एंड से और बल्ब के दूसरे एंड को टच नहीं करना है, उनके बीच में एक गैप रखना है, और उस गैप के अंदर आपको अलग अलग सबस्टेंस रखते जाना है. आप आयरन रख दो, आप कॉपर रख दो, आप एल्यूमिनियम रख दो, आप पेंसिल रख दो, आप रिफिल रख दो आप, और हर एक केस में आपको देखना है कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. आप देखेंगे कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ बल्ब ग्लो होगा, जहाँ बल्ब ग्लो हुआ वो सब्सटेंस आपका गुड कंडक्टर कहा जाएगा, और जहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है वो सब्सटेंस आपके लिए बन जाता है बैड कंडक्टर. ठीक है. सो वी फाउंड दैट मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम conduct electricity, whereas material like rubber, plastic, wood, they do not conduct electricity. Or in the sense we can say that these are the substance like copper, aluminum, iron, good conductor of electricity, whereas wood, rubber, plastic, they are bad conductor of electricity, and that's why we have made the switches from the plastics, not from the iron. Okay, प्लास्टिक से बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि उससे आपको शॉक नहीं लगता है. आप वायर देखो तो वायर के ऊपर देखेंगे आपको कलरफुल कवरिंग देखने को मिलता है, ब्लू, रेड, ब्लैक, और वो कवरिंग प्लास्टिक का होता है, तो अंदर से करंट फ्लो होता होगा, लेकिन अगर आप ऊपर से टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा. लेकिन ओपन वायर करके देखो और फिर टच करके देखो, ठीक है, स्विच ऑन करके, हाँ, ऑफ करके नहीं, तो उस खबर पड़े ना, बराबर जोर का झटका, जोर से ही लगेगा. However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. But what about liquid? क्या लिक्विड कंडक्ट नहीं करता होगा? जैसे हमने कहा कि गीले हाथों से टच करने से स्विच को शॉक लग सकता है, तो मतलब कि गुड कंडक्टर, लिक्विड ऑल्सो कैन बी गुड कंडक्टर. तो हर एक लिक्विड क्या गुड कंडक्टर होता है कि नहीं होता है, उसके लिए भी हमने एक टेस्टर बनाकर देखना पड़ेगा. तो सेम वे हम यहाँ पर एक टेस्टर बनाते हैं, जहाँ पर हमने टेस्टर लिया था सॉलिड केस में, यहाँ पर हम लेते हैं लिक्विड. उसके पहले आपको बल्ब और सेल दोनों को चेक कर लेना है कि दोनों वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं. बल्ब ग्लो होगा कि नहीं वो चेक कर लेना. बल्ब ऐसा नहीं कि बल्ब ही फ्यूज़ हो और फिर आप हर एक केस में सर बैड कंडक्टर, फिर टच करके देखिए तब समझ में आएगा. ठीक है. और उस तरह से सेल
सेल डिस्चार्ज हो चुका होगा तो भी कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो आपको पहले से ही ये दोनों चीज़ को चेक कर लेना है। एंड देन आफ्टर आपको लेना है एक बीकर जिसके अंदर आपको लिक्विड लेने होंगे। लिक्विड अलग अलग लेने हैं, कभी आप पानी ले लो, लेमन जूस ले लो, ऑयल ले लो, अलग अलग लिक्विड लेकर देखो। उन दोनों लिक्विड के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रोड्स को अंदर डीप करना है, मतलब वायर के 2 एंड्स को डीप कर देना है। उन वायर को जिसको आपने बैटरी और बल्ब से कनेक्ट किया होगा। यू कैन सी द फिगर नंबर 14.2। 14.2 में आपको एक लेमन जूस दिखाई दे रहा है। लेमन जूस के अंदर 2 आपको वायर के एंड्स दिखाई दे रहे हैं। और एक वायर का एंड जाएगा बल्ब के पास, दूसरा वायर का एंड जाएगा बैटरी के पास। ठीक है, जैसे आप दोनों को उस लिक्विड के अंदर डालते हो, अगर बल्ब ग्लो होगा समझो कि वो लिक्विड गुड कंडक्टर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों एंड्स जो है वायर के वो टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को टच करने वाला कौन है? लिक्विड। तो होगा ये कि एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होते हैं दूसरे एंड तक पहुंचती है बाय दैट लिक्विड। इट मीन्स लिक्विड इज गुड कंडक्टर। तो लिक्विड गुड कंडक्टर होगा या नहीं ये आपको बल्ब ग्लो होने से पता चल जाएगा। जैसे आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ H2O होता है उसके अंदर और कुछ नहीं, तो वो बैड कंडक्टर होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। लेकिन हम जो पानी यूज़ करते हैं वो डिस्टिल्ड नहीं होता है, वो प्योर फॉर्म नहीं होता है, उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो बन जाता है गुड कंडक्टर। तो हम जो पानी यूज़ करते हैं टैप वाटर, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर विच इज़ यूज्ड इनटू द लैबोरेटरी दे आर। आपने वो छोटे बच्चों की दवाइयाँ देखी होगी, डाइल्यूट करने के लिए आती हैं, उसमें पानी का छोटा सा वो भी आता है ट्यूब, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर फॉर्म ऑफ H2, उसके अंदर कोई मिनरल्स कुछ नहीं। ठीक है, तो आप देखो कि कौन कौन से केसेस में या कौन कौन से लिक्विड के अंदर बल्ब ग्लो होता है और कौन से ऐसे केसेस जिसमें बल्ब ग्लो नहीं होता है। नहीं होने वाला बैड कंडक्टर, होने वाला गुड कंडक्टर। So in some situations even though the liquid is conducting the bulb may not glow। अब कहीं पर ऐसा भी होगा कि लिक्विड गुड कंडक्टर होगा, बैटरी भी काम करती होगी, बल्ब भी काम करता होगा, सब कुछ, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं होता है, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। उसका रीज़न ये होगा कि बल्ब को ग्लो होने के लिए जितना पावर चाहिए, जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी नहीं मिल रही होगी। मतलब लिक्विड गुड कंडक्टर हैं लेकिन वो जितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना चाहिए, जितनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवानी चाहिए उतना नहीं करने देता है। तो वहाँ पर आप उसको बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर। मतलब आपके पास 3 चीज़ें हो जाती हैं। पहले हमने कहा सिर्फ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, अब हम बोलेंगे गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, गुड कंडक्टर कंप्लीटली होने देता है, जबकि पुअर कंडक्टर थोड़े बहुत को करने देगा, थोड़ी बहुत नहीं करने देता है। ठीक है, अब समझो कि आपके पास ऐसा लिक्विड है जो कंडक्टर तो करता है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर जो बल्ब को जितना पावर चाहिए इतना नहीं मिल रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बल्ब को चेंज कर देंगे, क्योंकि बल्ब को ज़्यादा पावर चाहिए होगा। हम बल्ब की जगह पर लगा देते हैं LED लाइट एमिटिंग डायोड्स। वो छोटे छोटे आते हैं बल्ब, एकदम ना वो उसमें यूज़ होते हैं फेरी लाइट्स में, जो आप लगाते हैं ना सीरीज़ में, वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो वो जो LED बल्ब्स होते हैं उनको ज़्यादा पावर की कंजप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको लगा दें, वो छोटे से पावर में भी बल्ब ग्लो कर देगा। देन यू कैन ईजीली ऑब्जर्व द कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट लिक्विड। लेकिन फिर भी हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है और वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब क्या होता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो होगी करंट कैरिंग कंडक्टर में से, वायर में से, तो उस कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। और अगर आप कोई मैग्नेटिक कंपास या तो मैग्नेटिक नीडल उसके आसपास में रख देते हैं, उस वायर के आसपास में, तो उस नीडल के अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। डिफ्लेक्शन मतलब वो मूवमेंट जो होती है नीडल के अंदर वो देखने को मिलेगी। मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है वो हिलेगी, जैसे ही करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक नीडल हिलना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा वो अपनी
ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है। यहाँ पर हम देख पाएंगे बाय द मूवमेंट ऑफ दैट नीडल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो समझ लेना कि नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको बल्ब ग्लो होने वाले केस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बल्ब को ग्लो करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए था और ये नीडल तो थोड़े से पावर में भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपने जैसे एक्टिविटी 14.3 के अंदर देख सकते हैं, एक वो दिया है टेस्टर है, गैल्वेनो बैटरी है और बल्ब बैटरी के ऊपर बाजू में आप देख सकते हैं एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है और कंपास के ऊपर भी थोड़ा वायर को रैप कर दिया गया है। जैसे ही आप करंट को फ्लो करवाएंगे या तो आप इस दो एंड को लिक्विड के अंदर डीप कर देंगे, तो अगर नीडल जो है डिफ्लेक्ट हुई मतलब कि वो गुड कंडक्टर था लिक्विड, और अगर नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हुई तो वो इंसुलेटर, सीधा इंसुलेटर ही मान लेंगे, मतलब वो कभी भी थोड़े बहुत भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता है। तो ये कुछ था हमारे पास, आपको देखना है एक टेबल नंबर 40.1 जिसके अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस दिए गए हैं, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर हम इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को चेक करेंगे कि क्या वो फ्लो हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप जो फर्स्ट वाला केस से टेबल है उसमें यस दिखेंगे। कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और अदरवाइज सेकंड केस में चले जाएंगे आप कि गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। तो अगर ये आगे वाले टेबल में यस आया है तो गुड कंडक्टर, नो आया होगा तो पुअर कंडक्टर या तो इंसुलेटर्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? सो एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट. That is why it is preferable to classify material as good and poor conductors instead of classifying conductors and insulators. तो कुछ कुछ केसेस के अंदर ये जो है सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए हमने यहाँ पर कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स में ही क्लासीफाइड किया है. एंड वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर. टैप वाटर मतलब वही नॉर्मल वाटर जो हम यूज़ करते हैं वही टैप वाटर होता है. नाउ लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर कैसे होता है दोस्तों? समझो, पानी जो हमारा होता है घर पे पानी, उस पानी को आप गर्म करो, उसमें से वेपर निकलेगी, उस वेपर को कलेक्ट करके ठंडा कर दो, वो बनता है आपका डिस्टिल्ड वाटर. वाटर की वेपर को ठंडा करके जो बनाया जाएगा पानी वो डिस्टिल्ड वाटर होगा और उसमें कुछ मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते. वेपर में कभी कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ H2O होगा.